Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover Indian history chronology and important facts in a systematic and exam oriented manner. Okay? In this video, we are going to understand the complete timeline of Indian history covering ancient India, medieval India, and modern India. This session is important for aspirant preparing for UPSC CSE, Indian Economic Service, state PSCs, PGT, TGT, assistant professor examination, and other government examination where general studies is asked. Now you might be wondering why I am mentioning so many different examinations. The reason is very simple. The fundamental content of general studies remains largely the same across different examination. Like history is history, polity is polity, economy is economy. Okay? The basic concept, event, chronology, personality, and important fact do not change simply because the examination change. What changes is the level of question pattern, weightage, and the demand of the particular examination. Therefore, you don't need to study the same basic content separately for every examination. The better approach is study the content once, understand it thoroughly, revise it repetitively, and then practice according to the demand of your target examination. And that is exactly the approach we are going to follow in this series. So, whether you are preparing for UPSC, state PSC, PGT, TGT, whatever the exam you are preparing, this framework will be useful for you. So, now let's understand. Okay? So, चलो समझते हैं. तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं इसे समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो मैं इस इंटायर इंडियन हिस्ट्री सीरीज को स्ट्रक्चर मैनर में कवर करूंगी ताकि आपको हिस्ट्री जो है वो एक रैंडम फैक्ट्स की तरह नहीं लगे बल्कि एक कनेक्टेड टाइमलाइन की तरह समझ आए. हमको इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है. पहला जो पार्ट 1 होगा वो होगा हमारा रिलेटेड क्रोनोलॉजी से. ठीक है. क्रोनोलॉजी किसकी? टाइमलाइन की क्रोनोलॉजी. ठीक है. तो पहले पार्ट में जो है पार्ट 1 जो आएगा हमारा वीडियो वो क्रोनोलॉजी रिलेटेड होगा टाइमलाइन से, जिससे आपको समझ आ जाएगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में क्या डिफरेंस था, कब से कब तक टाइम पीरियड था, किसे हम कंसिडर्ड करते हैं. देन हम कंपैरेटिव एनालिसिस का एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम तीनों ही एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया को तीनों ही जो हमारे हिस्ट्री है तीनों ही टाइमलाइन को हम कंपेयर करेंगे. उसकी सोसाइटी को, उसकी इकोनॉमी को, उसकी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर को. ठीक है. तो सेकंड पार्ट में हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस को स्टडी करेंगे. ठीक है. अच्छा, पार्ट 1 जो होगा क्रोनोलॉजी का, पहले पार्ट में हम जो है पहला जो कंटेंट पढ़ेंगे वो होगा हाउ हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिस्टोरियंस जो है इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि एंशियंट इंडिया से मेडिवल इंडिया टू मॉडर्न इंडिया. ठीक है. ये कैसे डिवाइड करते हैं. ठीक है. ये सिर्फ नेम तो नहीं है ना, तीनों नाम तो याद नहीं करना है ना, हमको समझना होगा कि पीरियडाइजेशन होती क्या है, यू होती कैसे है. ठीक है. तो हिस्टोरियंस ने डिफरेंट पीरियड को आइडेंटिफाई किस बेसिस पर करते हैं और डिफरेंट पीरियड के बीच में ट्रांजिशन कैसे होता है. ठीक है. ये बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको टाइमलाइन का स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होगा तो आप इंडिविजुअल डेट और डायनेस्टी याद करना मतलब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और याद करोगे कैसे. ठीक है. सो पहला कंटेंट जो होगा कि हाउ हिस्टोरियन पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री. दूसरा जो है हम कवर करने जाएंगे कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है. तो यहाँ हम मेजर सिविलाइजेशन, किंगडम्स, डायनेस्टीज, रूलर और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? क्रोनोलॉजी से रिलेटेड होगा. किस चीज की क्रोनोलॉजी? तो टाइमलाइंस की क्रोनोलॉजी. कैसे एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, कब से कब तक है. ठीक है. तो इस चीज की हम क्रोनोलॉजी जो है इन तीनों में पढ़ेंगे. ठीक है. तो पार्ट 1 जो रिलेटेड होगा हमारा, पार्ट 1 जो वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा क्रोनोलॉजी से. ठीक है. एंड इसी क्रोनोलॉजी वीडियो के सीक्वेंस में दूसरा पार्ट का वीडियो बनेगा जो कि होगा रिलेटेड हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस से. ठीक है. तो इन तीनों टाइम पीरियड के हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि यहाँ इन तीनों टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट एंड कल्चर कैसा था. ठीक है. तो ये दो पार्ट में जो है हमारी क्रोनोलॉजी वीडियो हिस्ट्री की तैयार होगी. ठीक है. सो देखो, पहला जो कंटेंट होगा वो हाउ हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा.
इसमें हम क्या समझेंगे, तो हम ये समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड जो है हिस्टोरियंस ने कैसे किया था। यानी एंशियंट इंडिया, मेडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये सिर्फ तीनों नेम तो नहीं है ना, हमको समझना पड़ेगा कि इनका पीरियडाइजेशन हुआ कैसे था, ठीक है। और ये पीरियडाइजेशन होती क्या है, मतलब हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स को आइडेंटिफाई किस बेसिस पर करते हैं, और डिफरेंट पीरियड्स के बीच में ट्रांजिशन कैसे होता है। ये बेसिक फ्रेमवर्क तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक फ्रेमवर्क अगर हमें क्लियर हो जाएगा तो आपको जो टाइमलाइन स्ट्रक्चर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको इंडिविजुअल डेट और डायनेस्टी याद करना जो है वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला कंटेंट जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है इसको हिस्टोरियंस ने क्या किया है, प्योरिडाइज किया है। देन सेकंड जो होगा कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ एंशियंट इंडिया, इसमें हम ये समझेंगे कि यहाँ हम मेजर सिविलाइजेशन, किंगडम्स, डायनेस्टीज, रूलर्स और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। मतलब हमारा अप्रोच यहाँ ये नहीं होगा कि ये डेट याद कर लो, ये रूलर याद कर लो, ये डायनेस्टी याद कर लो। इंस्टेंट हम क्या देखेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके नेक्स्ट डेवलपमेंट में क्या था, ठीक है। तो इसको आप एंशियंट इंडिया एक कनेक्टेड हिस्टोरिकल स्टोरी की तरह समझ पाओगे आफ्टर दिस क्रोनोलॉजी, ठीक है। देन हम मेडवल इंडिया की कंप्लीट टाइमलाइन को देखेंगे। इसमें क्या होगा, तो एंशियंट इंडिया के बाद हम किस पे मूव करेंगे, मेडवल इंडिया पे। और मेडवल इंडियन पे हमारा अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा अप्रोच ये होगा कि हम मेजर डायनेस्टीज, रूलर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, कल्चरल डेवलपमेंट को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अंडरस्टैंड करेंगे। यानी आपको मेडवल इंडिया के इंपॉर्टेंट इवेंट एक प्रॉपर टाइमलाइन फ्रेमवर्क में देखने को मिलेंगे। देन कंप्लीट मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन देखेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ से हम मेजर डेवलपमेंट को सीक्वेंस में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कैसे यूरोपियन का अराइवल होता है, ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे होता है, कॉलोनियल रूल, रेसिस्टेंट एंड रिवॉल्ट्स, सोशो रिलीजियस रिलीजियस डेवलपमेंट, नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस। तो मतलब यूरोपियन के अराइवल से इंडिपेंडेंस तक की क्रोनोलॉजी हम मॉडर्न इंडिया में कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी फोकस बिल्कुल रटने पे नहीं होगा, बल्कि इवेंट को सीक्वेंस और कनेक्शन, इवेंट के सीक्वेंस और कनेक्शन को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा कंपैरेटिव एनालिसिस से, जिसमें हम सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कि एंशियंट इंडिया की जो सोसाइटी वो कैसी थी, मेडुअल पीरियड में क्या चेंजेस है, मॉडर्न पीरियड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली फॉर इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इन सब डायमेंशन को हम कंपैरेटिव मैनर में देखेंगे और एंड में एक साथ एक ग्लांस लेंगे कंपैरिजन टेबल के थ्रू, ठीक है। ओके, अब हम इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। हाउ डू हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री? ओके, सो अब हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो कैसे पीरियडाइज की गई थी, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री एक बहुत लॉन्ग पीरियड है। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 1947 की हिस्ट्री को एक कंटिन्यूअस स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। इसी प्रोसेस को, इसी डिवीजन के प्रोसेस को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में पीरियडाइजेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियडाइजेशन का मतलब है हिस्ट्री के लॉन्ग टाइमलाइन को डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड में डिवाइड करना बेस्ड ऑन मेजर पॉलिटिकल, सोशल, बेस्ड ऑन मेजर, 1 मिनट, बेस्ड ऑन मेजर पॉलिटिकल, सोशल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। इनके बेसिस पे जो हिस्टोरियन हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स को, ठीक है। तो हम समझ गए कि हाउ हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो पीरियडाइजेशन, जो डिवीजन होता है पीरियड्स का, ये बाउंड्री जो है वो एब्सोलूट नहीं होती है कि एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे है और मेडुअल हिस्ट्री यहाँ पे है, तो ये एब्सोलूट है कि आप रात को सोए तो आप एंशियंट इंडिया में बिलोंग करते हो, आप सुबह उठे तो मेडुअल इंडिया में पहुंच गए, नहीं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में ट्रांजिशन जो है ओवरलैप करता है।
इसलिए जो डेट्स हम याद करते हैं वो कन्वेंशनल फ्रेमवर्क पे याद करते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल फ्रेमवर्क पे जो है समझते हैं, ना कि वो एब्सोल्यूट है कि यही जो डेट है वो यहाँ से एंशिएंट इंडिया खत्म है और यहाँ से मेडवल इंडिया स्टार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिसे हम कन्वेंशनल फ्रेमवर्क के थ्रू अपना लेते हैं। चलो तो समझते हैं इंडियन हिस्ट्री के पीरियड। तो 3 पीरियड में हमने डिवीजन कर रखा है इंडियन हिस्ट्री का। पहला एंशिएंट इंडिया, दूसरा मेडवल इंडिया एंड तीसरा मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया हम कंसिडर करते हैं प्री हिस्ट्री से अराउंड 1200 सी तक। वहीं हम मेडवल इंडिया कहाँ से कवर करते हैं, तो 1206 से 1757 तक हम मेडवल इंडिया मानते हैं। वहीं मॉडर्न इंडिया 1757 से 1947 सी एंड बियॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इवेंट क्या क्या कवर होता है एंशिएंट इंडिया में, तो प्री हिस्ट्री से 1200 सी में हम मेजर इवेंट जो पढ़ते हैं और कवर करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना सबसे पहले अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन से, फ्रॉम अर्लीस्ट ह्यूमन हैबिटेशन, कह लो अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन से हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया को पढ़ना। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज के बारे में हम पढ़ते हैं, महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं, मौर्यस के बारे में पढ़ते हैं, गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं एंड अर्ली रीजनल किंगडम्स के बारे में, ठीक है। ये जो चोला, राजपूत, पालास एंड प्रतिहारा है, इनको एंशिएंट एंड मेडवल दोनों में ही मानते हैं, ठीक है। मतलब ये अर्ली, मतलब ये राइज हो रहा था अभी चोला, राजपूत, पालास का, ये रीजनल पावर्स का। और जैसे हम मेडवल इंडिया 1206 से कंसिडर करते हैं, तो ये जो है ये जो रीजनल किंगडम्स है ये दोनों में ही ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही हम इनको पढ़ते हैं, संगम एज जिसे कहते हैं, ठीक, इस टाइम पीरियड को। तो अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन से लेके हम कहाँ तक पढ़ते हैं, इंड्स अराउंड द तुर्किश इन्वेजन तक, ठीक है। तो तुर्किश इन्वेजन तक जो है हम एंशिएंट इंडिया को कंसिडर करते हैं, ठीक। अब आता है मेडवल इंडिया। मेडवल इंडिया जो है स्टार्ट होता है 1206 से 1757 सी तक। डेट समझना, 1206 को हम क्यों लेते हैं, 1206 में दिल्ली सल्तनत बिगिन होता है, ठीक है। 1206 में दिल्ली सल्तनत बिगिन होता है, वहां से हम जो है मानते हैं कि मेडवल इंडिया जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। एंड कवर्स द मुगल अंपायर। देखो, दिल्ली सल्तनत से हम स्टार्ट मानते हैं और हम मानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में जो है मेडवल इंडिया जो है हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो दिल्ली सल्तनत 1206 में आती है और उस 1206 में जब दिल्ली सल्तनत आती है तो मेडवल इंडिया कंसिडर करते हैं। एंड मतलब क्योंकि तुर्किश इन्वेजन होता है इंडिया में, इससे पहले तो ये सारे सिविलाइजेशन बिलोंग करते थे, एक डिफरेंट टाइप का सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आया, तो वहां से हम डिफरेंट टाइम पीरियड कंसिडर करने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो जो 1206 से 1757 का सी तक है, इसमें क्या क्या कवर होता है, तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत का तो आगमन देखते ही देखते हैं, ठीक है। और कवर क्या करते हैं, मुगल अंपायर को, ठीक है, और मुगल अंपायर कैसे डिक्लाइन होता है। एंड फिर जो है कन्वेंशनली एट द बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत से मुगल अंपायर, ये सारे पीरियड्स जो है हम कवर करते हैं मेडवल इंडिया में। और इसका एंड हम बैटल ऑफ प्लासी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर आ जाते हैं। अब देखो, तुर्किश आए तो हमने डिफरेंट टाइम पीरियड लिया, टर्किश इन्वेजन मतलब एक तरह का इस्लामिक कह सकते हो रूलर आने लगे 1206 से, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं मेडवल इंडिया। पर मेडवल इंडिया का एंड कहाँ मानते हैं, जब ब्रिटिश रूलर्स आने लगे, मतलब ब्रिटिश जो है वो तो 1600 में आ गए थे। जो हॉकिंस था वो आ गया था जहांगीर के कोर्ट में 1600 के टाइम पीरियड में ही, ठीक है। लेकिन हम 1757 से रियल मानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से जो है मेडवल इंडिया का अंत होता है और मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट होता है। क्योंकि तब तक जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब तक वो एक कॉमर्शियल पावर के रूप में आई थी। लेकिन 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो क्या इमर्ज हो गई, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में, ठीक है। इसी वजह से ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर कंट्रोल जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं इसको मॉडर्न इंडिया। एंड मॉडर्न इंडिया याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी से जहाँ ब्रिटिश ऑफ पावर का स्टार्ट होता है। और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट जब हमें मिलता है, तब हम इसको कवर करते हैं मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जिसे कह सकते हो, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस करंट तक अब तक जो चल रहा है, ठीक है। तो 1757 to 1947 हम मॉडर्न इंडिया में कवर करते हैं। इसमें
ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन को पढ़ते हैं एंड कंसोलिडेशन को पढ़ते हैं एंड फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं एंड इंडिया इंडिपेंडेंस और पार्टीशन जो 1947 में होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें कवर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंशियंट इंडिया की कंप्लीट टाइमलाइन को, जो कि है प्री हिस्ट्री से लेकर 1200 सीई तक। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसे। इसको समझने के लिए हमें पहले एक सीक्वेंस समझना होगा। तो क्या है सीक्वेंस, यहां मैं लिखती हूँ। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री। देखो, अगर आप ये सीक्वेंस जो है अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे तो एंशियंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ये पोर्शन, ये चैन जो है ये बनाती हूँ। प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री के बाद आता है ये एंशियंट इंडिया की टाइमलाइन जो है ब्रॉडली मैं लिख रही हूँ, जिसको आपको अपने माइंड में एकदम रट जाना है। प्री हिस्ट्री के बाद आता है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक एज। वैदिक एज, वैदिक एज के बाद क्या आता है, महाजनपदास। वैदिक एज के बाद क्या आता है, महाजनपदास। महाजनपदास के बाद क्या आता है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बाद क्या आता है, जैनिज्म। जैनिज्म के बाद क्या आता है, मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर के बाद क्या आता है, मौर्यन अंपायर के बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके बाद क्या आएगा, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद गुप्ता एज आएगा। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आएगा गुप्ता एज। गुप्ता एज के बाद क्या आएगा, हर्षा का पीरियड आएगा। हर्षा के पीरियड के बाद क्या आएगा, रीजनल किंगडम्स डेवलप होंगी। ठीक है, हर्षा के बाद क्या होगा, रीजनल किंगडम डेवलप होगी। रीजनल किंगडम के बाद क्या होगा, अर्ली मेडिवल ट्रांजिशन होना शुरू होगा। ठीक है, ये ब्रॉडली टाइमलाइन हमें एंशियंट इंडिया का अपने माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। ठीक है, इससे आप आसानी से जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है या डेट्स के क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि प्री हिस्ट्री आएगा पहले, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, फिर वैदिक एज का टाइम पीरियड आएगा, देन महाजनपदास डेवलप होंगे, उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे धर्मों का प्रचार प्रसार होगा, देन मौर्यन एम्पायर आएगा, देन पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा, गुप्ता एज आएगा, फिर हर्षा से जो है डिक्लाइन होना शुरू होगा एंड रीजनल किंगडम्स डेवलप होंगे एंड अर्ली मेडुअल ट्रांजिशन में चोला चेरा और जो भी रीजनल पावर्स होंगी अर्ली मेडुअल ट्रांजिशन में वो क्या होंगी, इमर्ज करके आएंगी। ठीक है, अच्छा, एंशियंट इंडिया की कंप्लीट टाइमलाइन में हम स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि हमें क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक कह लो या प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होंगे। कौन कौन से, पहला तो पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज एंड चौथा जो है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है ये सारे एज को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमने अपना अभी क्रोनोलॉजी का ब्रॉडर जो है कौन सा कवर कर रहा है, पहला प्री हिस्ट्री या जिसे कह सकते हो प्रोटो हिस्ट्री का इंडिया। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में 4 जो है हमारे क्या आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनको एक सिंपल प्रोग्रेशन की तरह समझना कि जैसे जैसे जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे उसको अलग अलग एजेस में हम लोग डिफाइन करते हैं या अलग अलग एजेस के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम पैलियोलिथिक एज मानते हैं, कब से कब तक, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BCE तक। ठीक है, 2.5 मिलियन अप्रोक्स लिया जाता है। ठीक है, ये सी डॉट मतलब है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन से 10,000 BCE तक हम पैलियोलिथिक एज मानते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इस पीरियड का जो बेसिक फीचर है वो ये है कि हंटर गैदरर सोसाइटी थी।
देखो ये जो पॉइंट्स मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया है, यही कीवर्ड है इस एज का। जब आप आंसर राइटिंग करोगे या आप जब कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको यही पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए जो इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। ये कोर पॉइंट मेंशन है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो पैलियोलिथिक एज जो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 बीसी तक रहता है, ठीक है। और इस पीरियड का बेसिक फीचर ये है कि हंटर गैदरर सोसाइटी थी, यानी ह्यूमन बींग्स जो है प्राइमरीली क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। इनके पास जो है क्रूड स्टोन टूल्स थे, कोर और फ्लैक्स टूल्स थे। अरे मतलब अर्ली मानव की तरह, अर्ली मानव को समझो ना, जो हंटर गैदरर, जो हंटिंग करके जो है क्या करते थे, अपना खाना पकाते थे। तो किस तरह से हंटिंग करेंगे, उसके लिए उनको जरूरत होगा क्रूड कोर एंड फ्लैग स्टोन टूल्स की। कुछ तो टूल्स होगा, जो चाकू होगा कुछ, तो वो उनके कौन से टूल थे, क्रूड कोर एंड फ्लैग स्टोन टूल्स, ठीक है। तो जब वो हंटर गैदरर सोसाइटी थी, तभी होगी ना जब वहां पे एग्रीकल्चर अवेलेबल नहीं होगा इतना कि वो लोग एग्रीकल्चर करके खाना, मतलब अपना आलू सब्जी ये सारी चीजें वो जानते ही नहीं होंगे, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं होंगे कि ऐसी चीज कुछ बन सकती है। तभी तो वो हंटर गैदरर मतलब हंटिंग करके अपना खाना बनाते थे, ठीक है। तो नो एग्रीकल्चर सोसाइटी, पैलियोलिथिक एज जो है वहां पे एग्रीकल्चर उस वक्त नहीं होता था, ठीक है। पॉटरी नहीं थी, बर्तन भी नहीं थे, ठीक है। नो पॉटरी, नो एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटल लाइफ ही नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, जब एग्रीकल्चर नहीं है, पॉटरी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल इंसान समझो धरती पे एकदम नए आए हैं, वो चीजें सीख रहे हैं खुद ही, ठीक है। तो वो कहाँ से एग्रीकल्चर, पॉटरी और घर बनाएंगे, ठीक है। तो समझो कि अर्ली मानव जो है वो क्या थे, हंटर गैदरर, क्रूड कोर फ्लैग स्टोन टूल्स यूज करते थे। एग्रीकल्चर नहीं था उस सोसाइटी में जब पैलियोलिथिक एज था, एंड कोई पॉटरी नहीं था, ठीक है। इस चीज का जो है प्रमाण कहाँ मिल जाता है हमें, इंडिया में भिमबेटका जैसा जो साइट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशली क्या है, रॉक आर्ट, ठीक है। रॉक आर्ट का कॉन्टेक्स्ट मिलता है जो उस वक्त जो पैलियोलिथिक एज है उसको दर्शाता है। भिमबेटका केव जो है, आप अभी जाके नेट पे सर्च कर लो, वहां से आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि ये जो साइट है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में था। और ये जो है पैलियोलिथिक प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी सबसे स्टार्टिंग जो स्टेज है पैलियोलिथिक, उससे बिलोंग करता है भिमबेटका, ठीक है। ओके, तो याद रहेगा पैलियोलिथिक पे कि हमें हंटिंग वर्ड याद रखना है, गैदरिंग याद रखना है, एंड क्रूड स्टोन टूल याद रखना है। जो और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एग्रीकल्चर नहीं, कोई पॉटरी नहीं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा मेसोलिथिक एज, सेकेंड स्टेज की, जो हम कब मानते हैं, हम इसको मेसोलिथिक एज को कंसिडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 6,000 बीसी तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स इसका कीवर्ड है। माइक्रोलिथ्स मतलब वेरी स्मॉल एंड फाइनली वर्क स्टोन टूल्स, ऐसे थे। मतलब माइक्रोलिथ्स क्या थे, स्मॉल टूल्स थे जो कि फाइनली वर्क टूल्स थे, ठीक है। फाइनली वर्क टूल जो थे वो माइक्रोलिथ्स थे। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मेसोलिथिक में होता है, यहाँ पे बिगनिंग हो जाती है ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन की बिगनिंग हो जाती है। देखो मैंने कहा ना, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, हमारे स्टेजेस ऑफ क्या कहते हैं, एज का भी जो है चेंजेस आने लगेगा। जैसे पहले नो एग्रीकल्चर नो पॉटरी था तो पैलियोलिथिक हम मान रहे थे। जैसे ही डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिकेशन होने लगा, लोग थोड़े समझदार हो गए, तो उसको हमने मेसोलिथिक में कंसिडर्ड कर दिया, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज जो है वहां पे बिगनिंग हो जाता है एनिमल डोमेस्टिकेशन का। सोसाइटी जो है अब भी लार्जली सेमी नोमेडिक नेचर की ही थी, मतलब अभी भी ऐसा नहीं था कि सेटलमेंट था, सेमी नोमेडिक नेचर की ही थी, ठीक है। और इसका जो है प्रमाण मिलता है साइट कौन सा, बैगोर राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के बैगोर में आपको मेसोलिथिक एज के प्रमाण मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो कि बैगोर राजस्थान में किस तरह का प्रमाण मिलता है मेसोलिथिक एज का, ठीक है। ओके, तो हमने अब तक क्या समझा कि पैलियोलिथिक एज जो है लार्ज क्रूड टूल्स थे एंड हंटिंग गैदरिंग से रिलेटेड था। देन आता है हमारा मेसोलिथिक फेज जिसमें माइक्रोलिथ्स जैसे टूल्स आते हैं, मतलब टूल में भी डेवलपमेंट हुआ। पहले लार्ज टूल होते थे, अब क्या हो गए, माइक्रोलिथ, स्मॉल टूल बनने लगे, एंड एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज को हम कंसिडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 6,000 टू 1,000 बीसी, ठीक है। 6,000 टू 1,000 बीसी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक मेजर टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है इंक्रीजिंगली सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लस एनिमल
हस्बेंड्री की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी नेम ऑफ एजेस भी चेंज होने लगेंगे। अब यहाँ पे सोसाइटी में क्या चेंजेस आ गया कि सेटल्ड फार्मिंग होने लगी और एनिमल हस्बेंड्री भी बिगिन हो गई। ठीक है, इसी वजह से इसको नियोलिथिक, न्यू एज कहने लगे हम लोग। ठीक है, तो स्टोन टूल अब जो है वो क्या होने लगे, उनमें भी चेंजेस आ गए। तो अब पॉलिश्ड स्टोन टूल होने लगे। ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन टूल होने लगे एंड पॉटरी का यूज भी क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, पॉटरी का भी यूज जो है स्टार्ट हो गया, अब बर्तन भी होने लगे। ठीक है, और स्टोन टूल तो पॉलिश हो गए, पॉटरी का भी यूज होने लगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइट याद रखना है हमें, जो कि है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ प्रेजेंट डे जो है बलूचिस्तान में है और इसको साउथ एशिया का अर्लीस्ट नोन फार्मिंग सेटलमेंट में से एक माना जाता है। ठीक है, मेहरगढ़ को। ठीक है, तो नियोलिथिक का कीवर्ड क्या है, फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की तरफ जो ट्रांजिशन होता है वो नियोलिथिक एज में होता है। अगर एमसीक्यू पूछते कि फूड गैदरिंग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेस आ गया ना, हम मेसोलिथिक में भी सेमी नोमैडिक थे, मतलब हम गैदरिंग से ही काम चला रहे थे, भले हमारा एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, पर नियोलिथिक एज तो कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एक सेटल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें आ जाती है। तो ये जो नियोलिथिक एज है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यानी ह्यूमन सिर्फ अब नेचर से फूड कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूलिथिक एज में। अब आता है चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक जो है क्या है, कब से कब तक है, 3000 से 3000 टू 1000 बीसी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3000 से 1000 बीसी तक चाल्कोलिथिक एज है। ठीक है, अब इसके नाम को ब्रेक करो, चाल्कोलिथिक, चाल्को मतलब कॉपर, चाल्को मतलब क्या है, कॉपर। ठीक है, चाल्को का मतलब हो गया हमारा कॉपर एंड लिथिक का मतलब क्या हो गया, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन टूल्स। ठीक है, लिथिक का मतलब स्टोन टूल्स। तो अब समझ आ गया होगा कि इस एज में हुआ क्या होगा, तो समझते हैं। तो देखो दोनों का यूज अगर जो है चाल्कोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन टूल्स, इन दोनों का यूज क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, और इस पीरियड में डिफरेंट रीजनल कल्चर भी डेवलप होते हैं, जैसे कि कौन कौन से कल्चर, अहर, मालवा, जोरुई। ठीक है, ये कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ कुछ एरियाज में ओवरलैप भी करते हैं। मतलब सिंपल ये समझो कि जो चाल्कोलिथिक एज है वो कॉपर एंड स्टोन टूल से रिलेटेड है और इनको दोनों को टुगेदर हम यूज करते हैं, तो इसे हम चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, जहाँ पे कॉपर और स्टोन टूल्स का डेवलपमेंट होता है और कुछ रीजनल कल्चर्स भी डेवलप होते हैं, जैसे कि अहर, मालवा एंड जोरुई। पर ये कल्चर्स जो है मैंने क्या कहा था, सुबह उठे तो ऐसा थोड़ी है कि रात को भी एंशियंट इंडिया में थे और सुबह उठे तो मेडवल इंडिया में पहुंच गए, ऐसा तो था नहीं। तो वैसे ही प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में भी जो है, जो चाल्कोलिथिक एज में ये रीजनल कल्चर डेवलप हो रहा है, इनको देखोगे कि ऐसा नहीं है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आता है तो ये भी साइड बाय साइड कहीं ना कहीं ये भी डेवलप होते हैं उसी टाइमलाइन में। ठीक है, ये हड़प्पन के कल्चर में भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये जो रीजनल कल्चर है वो ओवरलैप करते हैं, जो प्री हिस्टोरिक में हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, बस सिंपल मीनिंग ये था। ओके, तो अब तक हमने सीक्वेंस क्या समझा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, और इनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ कि हम पहले पैलियोलिथिक में हंटर गैदरर थे, मेसोलिथिक में हम डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं, नियोलिथिक में हम सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगते हैं, एंड जो चाल्कोलिथिक आता है इसका बेसिक मतलब ये है कि हम यहाँ से मेटल का यूज करने लगते हैं। कॉपर क्या है, मेटल है। ठीक है, तो कॉपर मतलब मेटल है, तो मेटल और स्टोन टूल का जो है हम यहाँ से वाइड यूज करने लगते हैं चाल्कोलिथिक एज में। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक प्री हिस्टोरिक इंडिया का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। ठीक है, इंडस वैली हड़प्पन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे कहो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको भी हम ब्रॉडली 3 फेसेस में समझेंगे। कौन कौन सी फेसेस, तो पहला है अर्ली हड़प्पन, दूसरा है मेच्योर हड़प्पन, तीसरा है लेट हड़प्पन। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 3300 सी से 2600 बीसी तक हम अर्ली हड़प्पन मानते हैं। मैच्योर हड़प्पन को अब 2600 बीसी से 1900 बीसी के अप्रॉक्स मानते हैं। वही लेट हड़प्पन को 1900 से 1300 बीसी तक। तो कंसिडर कर लो कि आप 3300 से लेके 1300 तक, इतने बड़े टाइम पीरियड में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली एज है, कोई ऐसा नहीं है कि डिफाइन मतलब प्रॉपर किसी को पता है कि नहीं इसी दिन से इसी दिन तक है। ठीक है,
तो अर्ली हड़प्पन सबसे पहले डेट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए इन एजेस में क्या डिफरेंस है, जरूरत क्या है इतने एजेस को डिफाइन करने का, ठीक है। तो इसका जरूरत है ड्यू टू सोसाइटल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चेंजेस, हमें ये पीरियड में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो अब देखो अर्ली हड़प्पन फेस में क्या हो रहा है, कैसी सोसाइटी है। तो अर्ली फेस में क्या हो रहा है कि रूरल सेटलमेंट जो है ग्रेजुअली डेवलप्ड हो रहा है टुवर्ड अर्बन अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिव रूरल सेटलमेंट है डेवलपिंग टुवर्ड अर्बनिज्म, ठीक है। तो जो गांवीकरण था वो शहरीकरण में बदल रहा था अर्ली फेज हड़प्पन में, ठीक है। अभी बदल रहा था, ग्रेजुअल प्रोसेस था, ठीक है। अच्छा, मैच्योर हड़प्पन में क्या हुआ, तो मैच्योर हड़प्पन में जो है ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन, इसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन को। ब्रॉन्ज एज कीवर्ड है, ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन। देखो मतलब क्या है कि अब मैच्योर हड़प्पन में सिविलाइजेशन का जो है अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन का एकदम पीक होता है, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्लान सिटीज होती हैं, ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग डेवलप होता है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होता है, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स भी डेवलप होते हैं, मतलब नापने और जोखने का भी मेजर भी जो है वो भी डेवलप्ड होता है मैच्योर हड़प्पन में। और इम्पोर्टेंट साइट्स डेवलप होती हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन एंड लोथल, ठीक है। तो मोहनजोदारो को जो है क्या माना, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट साइट जो है वो डेवलप होता है। एंड मोहनजोदारो जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे एक ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज जो इस मोहनजोदारो जो साइट है वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे एक ग्रेट बाथ था और ग्रेनरीज थी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी जो है वो अनडेसिफर्ड है, मतलब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो वहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखी गई है, कोई चीज लिखी हुई पाई गई है, वो वन अनडेसिफर्ड है। अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए उस लैंग्वेज को कि वो क्या लिखे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है कि वो क्या लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का कीवर्ड ये है कि अर्बनाइजेशन प्लस प्लान सिटीज, ठीक है। अर्बनाइजेशन होता है, प्लान सिटीज बनती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैच्योर हड़प्पन का इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आते हैं हम लेट हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। तो लेट हड़प्पन पीरियड जो है वो इसमें क्या होता है कि इसको 1900 से 1300 बीसी तक हम कंसिडर करते हैं। और अब अर्बन सेंटर्स का ग्रेजुअल क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, डी अर्बनाइजेशन होने लगता है, ठीक है। ग्रेजुअल डिक्लाइन, डी अर्बनाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डिक्लाइन का एक सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रीजन नहीं है कि क्यों डिक्लाइन मतलब होता है, एक सिंगल कोई यूनिवर्सल रीजन नहीं है। डिफरेंट एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रपोज की गई थी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो गई थी, या रिवर के शिफ्ट होने की वजह से, मतलब फ्लड आने की वजह से, या इकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई या डूब गई, ठीक है। तो ये एक मतलब इसको हम प्रॉपरली ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि किस वजह से हुई है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक मतलब आउट एक थ्योरी ये भी है कि आर्यन की इन्वेजन के कारण भी जो है वो लेट हड़प्पा सॉरी आर्यन के इन्वेजन के कारण भी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हुई थी। पर ये मतलब हम ये एक आउटडेटेड आइडिया है जिसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली। मॉडर्न स्कॉलरशिप इसको सिंपल कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन के रूप में एकदम एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसको मोस्टली जो है हम लोग क्लाइमेट चेंज एंड रिवर शिफ्ट, ठीक है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे रीजंस की वजह से समझते हैं कि जो हड़प्पन पीरियड था वो डिक्लाइन हो गया। तो एक सिंपल चीज चीज जान लो, कोई भी सोसाइटी जो है अपनी जिनत पे पहुंचती है, जब अपने टॉप पे पहुंचती है, तो उसके बाद जो है आप देखोगे कितनी भी बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म होती ही होती है आफ्टर अ पॉइंट, जनत पॉइंट। और मेनली देखोगे तो नेचुरल कॉज से ही खत्म होती है, ठीक है। बट इसमें एक आर्यन इन्वेजन की भी कुछ स्कॉलर की थ्योरी है, बट इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने याद रखा कि मैच्योर पीरियड में जो है क्या है, हमें पढ़ना था कि मैच्योर पीरियड में एक प्लांट सिटी बनती है, मतलब ग्रिड पैटर्न आता है, ठीक है। और सारी मतलब ग्रेट बाथ ग्रेनरीज जैसी मोहनजोदारो में पाई जाती है, डॉकयार्ड पाया जाता है लोथल जैसी शहर में, मतलब ये सब शहर साइट थे उस वक्त के मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैच्योर हड़प्पन का। एंड लेट हड़प्पन में हमने देखा कि डिक्लाइन होने लगा इसी अर्बनाइजेशन का, जो इतनी अपनी एक्सट्रीम पे या अपनी जिनित पे पहुंची थी मैच्योर हड़प्पन में, वो लेट हड़प्पन में आके क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी और धीरे धीरे वो खत्म हो गई, ठीक है।
देन आते हैं हम अपने वैदिक पीरियड पे, ठीक है। वैदिक पीरियड जो है हम कंसिडर करते हैं दो भाग में, एक तो अर्ली एंड ऋग वैदिक पीरियड जिसे हम कहते हैं, एंड दूसरा लेटर वैदिक पीरियड को कंसिडर करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड हम बांटते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1000 बीसी तक। वहीं लेटर वैदिक का टाइम पीरियड हम क्या बांटते हैं, 1000 से 600 बीसी तक, ठीक है। तो देखो अर्ली जो वैदिक पीरियड था, मतलब हड़प्पन फेज के बाद आता है वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड को भी हम दो फेज में डिवाइड कर रहे हैं, अर्ली एंड लेटर। अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसकी सोसाइटी लार्जली कैसी थी, पेस्टोरल थी, ठीक है। कैसी थी, पेस्टोरल थी। यहाँ पे सारे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड है जिससे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो थे क्या थे, पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब पॉलिटिकल यूनिट जो है रिलेटिवली ट्राइबल नेचर का था, ठीक है। ऋग्वेदा इस पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंड ट्रेडिशनली इसको ओल्डेस्ट वेदा भी माना जाता है, ऋग्वेदा को, ठीक है। तो अगर हमें अगर प्रमाण मिलता है अर्ली और ऋग्वेदिक पीरियड की सोसाइटी का, वो हमें मिलता है ऋग्वेदा से, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। और याद रखना अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब कि ट्राइबल लोग थे, ठीक है, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स थे, ठीक है। किस रीजन में, इन द पंजाब रीजन, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज भी ऋग्वेदा पीरियड में थी, जिसे हम कहते थे सभा एंड समिति। ट्राइबल असेंबली का नाम था सभा एंड समिति। यहाँ पे सभा एंड समिति में जैसे वर्ण सिस्टम प्रेजेंट था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक के कंपैरिजन में रिलेटिवली जो था अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम जो था वो लेस रिजिड था। वर्ण सिस्टम क्या है, वर्ण सिस्टम तो जिसमें हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ आप जिसमें बॉर्न हुए हो आप वही काम करोगे, जिसे आज हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। बट उस वक्त ये कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम वर्क के बेसिस पे डिवाइड था, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था ये वर्ण सिस्टम इतना रिजिड नहीं था प्रेजेंट था, बट लेस रिजिड था कंपेयर टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डिटीज जो थे उस वक्त इंद्रा एंड अग्नि, ठीक है, ये चीफ डिटीज इनको माना जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड याद रखना है कि मेनली हमें अर्ली वैदिक पीरियड से याद रखना है कि पेस्टोरल सोसाइटी थी, ट्राइब्स थे। ऋग्वेदा जो इम्पोर्टेंट बुक मिलती है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड का, हमें क्या कहती है, प्रमाण देती है। एंड सभा एंड समिति जैसी मतलब असेंबलीज उस वक्त हुआ करती थी, ठीक है। वर्ण सिस्टम भी फ्लेक्सिबल था, ऑक्यूपेशन बेस्ड था, एंड कैटल और जो है उसको वेल्थ के बराबर माना जाता है। जो आज हम मनी मानते हैं उस वक्त कैटल को एज ए वेल्थ देखा जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। देन लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी चेंज होती है। तो अब लेटर वैदिक पीरियड की जब सोसाइटी चेंज होगी तो क्या आएगा, तो ट्राइब जो है इंक्रीजिंगली गंगा यमुना प्लेन्स की तरफ ईस्टवर्ड मूव करने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि शिफ्ट हो जाते हैं ईस्टवर्ड की तरफ टू द गैंगटिक प्लेन, ठीक है। गैंगटिक प्लेन का मतलब गंगा यमुना प्लेन की तरफ ईस्टवर्ड मूव करने लगते हैं जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। और अभी उससे पहले कहाँ थे ये, पंजाब अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्टली हम इनको देखते हैं पंजाब रीजन में, लेकिन वही लेटर वैदिक पीरियड में ये गंगा यमुना की तरफ मूव करने लगता है। और एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस और इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगता है। और सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ साथ लेटर वैदिक में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज होता है। मैंने क्या था, एंशियंट इंडिया में हमेशा देखना एक सोसाइटी कैसे चेंज होगी, थ्रू सेटलमेंट और उनके टूल्स के बेसिस पे कि वो क्या टूल्स यूज कर रहे हैं। तो देखो अभी जो है लेटर वैदिक में एकदम सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गया और आयरन टूल यूज होने लगा, ठीक है। अब तक किसी भी सोसाइटी में ऊपर जितना भी हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन से अर्ली वैदिक में कहीं भी आयरन टूल का जिक्र नहीं होता है। ये जिक्र होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड में आयरन टूल का, ठीक है। एंड आयरन टूल का यूज जो है वो और एक्सपेंड मतलब होता है लेटर वैदिक पीरियड में। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं इसमें। अब जो है पहले तो मान लो नॉर्मल छोटे छोटे किंगडम्स थे, अब जो है लार्जर किंगडम इमर्ज होने लगते हैं। जैसे कि कौन कौन से लार्जर किंगडम थे, तो कुरु और पंचाला। कुरु एंड पंचाला जो था वो लार्जर किंगडम में कंसिडर्ड होता था। एंड वर्ण सिस्टम जो था वो इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ने लगा, हेरिडिटरी एंड रिजिड और हो जाता है, ठीक है, कि एकदम आप जो हेरिडिटरी आपको पास होगा ये वर्ण सिस्टम, ठीक है। और ये वर्ण सिस्टम रिजिडिफाइज होके क्या हो जाता है, ये हेरिडिटरी कास्ट में बदल जाता है, ठीक है, लेटर वैदिक में आके। एंड अदर थ्री वेदास जैसे कि ब्राह्मणास, उपनिषद्स,
कंपोज होते हैं लेटर वैदिक पीरियड में आके, ठीक है। हमें ऋग वैदिक का तो पता चलता है कि अर्ली जो वैदिक पीरियड है उसमें ऋग वैदिक का प्रमाण मिलता है कि वो डेवलप हुआ था। बट ये अदर वेदा जो है बनते हैं लेटर वैदिक पीरियड में आके, ठीक है। अच्छा, और जो है अगर इलोबरेट करूँ तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइसेस होने लगते हैं, जैसे कि राजस्व एंड अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लेटर वैदिक पीरियड में आ जाती हैं। एंड वुमेन्स की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन हो जाती है, जो कि रिलेटिवली अर्ली वैदिक एज में अच्छी होती है, ठीक है। लेटर वैदिक में आते आते वुमेन्स की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देख लिया हमने। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो पेस्टोरल, ट्राइबल एंड रिलेटिवली फ्लेक्सिबल पीरियड था। वही लेटर वैदिक आगे क्या हो गया, एग्रीकल्चर तो हुआ, सेटल्ड लाइफ भी हुआ, लार्जर किंगडम भी बने, पर मोर रिजिड जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बन गया, ठीक है। वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हुई, रिचुअल्स ऐड हो गए, ठीक है। तो मोर कॉम्प्लेक्स जो है सोसाइटल स्ट्रक्चर बन गया लेटर वैदिक पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे एज ऑफ महाजनपदास एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली सिंस 6th सेंचुरी की बीसी में हम पढ़ते हैं महाजनपदा एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। और यहाँ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि यहाँ 16 महान जनपदास बनते हैं, ठीक है। 16 महाजनपदास बनते हैं। डिफरेंट पावरफुल स्टेट जो है इमर्ज करते हैं इस पीरियड में। एंड इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मगध, कोशाला, वत्स, अवंती, ऐसे जो है इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं वो इमर्ज होते हैं 16 इस तरह के महाजनपदास के रूप में, ठीक है। और सभी स्टेट जो है सेम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नहीं थे, मतलब सबका अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। कुछ मोनार्कीज थे और कुछ जो थे क्या थे, रिपब्लिकन, और या कह सकते हो ओलिगार्किक पॉलिटिकल फॉर्मेशन में, मतलब कुछ स्टेट्स थे उस वक्त, ठीक है। अच्छा, और ग्रेजुअली देखेंगे कि जो मगध है ना वो सबसे पावरफुल स्टेट में इमर्ज कर जाता है, और उसमें इंपॉर्टेंट रूलर इंक्लूड होते हैं बिम्बिसार एंड अजात शत्रु, ठीक है। तो रिमेंबर ये याद रखना है कि महाजनपदा जो है वो रिलेटेड है कंपटीशन अमॉन्ग स्टेट्स से, ठीक है, एंड राइज ऑफ मगध से। यही दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे महाजनपदा से रिलेटेड, ठीक है। तो 1600 से 321 बीसी में हम कंसिडर करते हैं 16 महाजनपदास इमर्ज होते हैं, जिसमें मगध, कौसाल, वत्स एंड अवंती होता है, जिसमें मिक्स ऑफ मोनार्कीज एंड गना संघ जो है उसके मिक्स में जो है ये मिलता है। गना संघ मतलब रिपब्लिकन सोसाइटी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें ट्राइबल रिपब्लिक्स, ठीक है, जैसे कौन से रिपब्लिक स्टेट थे, तो वज्जी एंड लिछावी, ठीक है। ये जो थे स्टेट जो थे ये रिपब्लिक स्टेट थे, ठीक है। और मगध का राइज हो जाता है, और किसके अंडर, बिम्बिसार एंड अजात शत्रु के अंदर, जो कि बिलोंग करते थे हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम क्रोनोलॉजी अपनी देख रहे हैं। देन आता है 599 से 527 बीसी, ये एज ऑफ महाजनपदास में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, 600 से 321 बीसी। महाजनपदास को हम कब से कंसिडर कर रहे हैं, 600 से अपना 326 बीसी तक, ठीक है। तो अब इस टाइम पीरियड में हम अपने इवेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। 599 to 527 BC, Mahabhira, 24th Tirthankar, found systemizes Jainism and preaches अहिंसा and अनेकतावाद, ठीक है। तो 599 में 527 में जैनिज्म धर्म का स्थापना होता है, और इसके 24th तीर्थंकर जो फेमस तीर्थंकर हैं वो है महावीरा, ठीक है, जो कि सिस्टमाइज करते हैं जैनिज्म को और प्रीच करते हैं अहिंसा एंड अनेकतावाद। वही 563 483 बीसी में जो है बुद्धिज्म धर्म का फाउंडेशन होता है, किसके द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा, जो कि 4 नोबल ट्रूथ्स देते हैं लाइफ के, फिर 8 फोल्ड पाथ बताते हैं। एंड ये जो दोनों ही धर्म है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दोनों ही रिजेक्ट करती है वैदिक रिचुअल एंड कास्ट रिजिडिटी को, एंड गेन करती है मर्चेंट क्लास पेट्रोनेज, ठीक है। तो महाजनपदा के एज ऑफ महाजनपदा में ही हम देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स के भी एजेस, जो कि सेकेंड स्टेज से शुरू हो जाता है, जैनिज्म से एंड बुद्धिज्म से, ठीक है। तो ये दोनों जो है रिलीजियस रिफॉर्म में हम दोनों धर्म को कंसिडर करते हैं, और ये टाइम पीरियड कब में हो रहा है, एज ऑफ महाजनपदा के पैरेलली ये सारी चीजें भी हो रही हैं, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी चल रहा है। देन 326 बीसी में आता है अलेक्जेंडर, ठीक है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर आते हैं,
अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, अलेक्जेंडर को द ग्रेट कहा जाता था। उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड किया, और बैटल ऑफ हाइडिस्पस में, ठीक है, पोरस के साथ उनकी लड़ाई होती है। पोरस जो किंग थे उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, और पोरस जो है अलेक्जेंडर से हार जाते हैं। पर क्या होता है कि अलेक्जेंडर तो विक्ट्री तो पा लेते हैं, लेकिन उनकी इंडियन कैंपेन जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कंट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, वो वहीं से क्या होता है वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 326 बीसी तक, 600 से 326 बीसी तक एज ऑफ महाजनपदा की स्टोरी, ठीक है। एंशियंट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अंपायर में से एक पर आते हैं, जो कि है मौर्यन अंपायर, ठीक है। मौर्यन अंपायर का टाइम पीरियड है 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक, ठीक है। 321 बीसी में क्या इवेंट होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जिनको गाइड किया गया है किसके द्वारा, चाणक्य, और जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ओवरथ्रो कर देते हैं नंद को, एंड क्या करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन अंपायर का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। चाणक्य और कौटिल्य, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था, तो ये कौन थे, ये जो थे ये इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज स्केल पैन इंडिया एम्पिरिकल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट लार्ज स्केल पैन इंडिया इंपेरियल फॉर्मेशन, दैट्स वाई जो है मौर्यन एम्पायर को हम इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र जो है वो किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र रिलेटेड है डिटेल स्टेट क्राफ्ट से, ठीक है। तो कौटिल्य द्वारा जो है लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसमें डिटेल स्टेट क्राफ्ट के बारे में मेंशन है और इसके बारे में बताया गया है। देन दूसरा इवेंट आता है 268 से 232 बीसी का, जिसमें आते हैं हमारे अशोका द ग्रेट, ठीक है। ये लार्जेस्ट मौर्यन एक्सटेंट, मतलब क्या है कि हमारे जो मौर्यन अंपायर में है सबसे जो ग्रेट, अशोका द ग्रेट लिखा जाता है, मतलब समझ सकते हैं कि हम उनका अंपायर कितने एक्सटेंट तक फैला होगा, ठीक है। और वो कितना ज्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रीजन होगा मौर्यन अंपायर का, ठीक है। तो मौर्यन अंपायर में जो है अशोका द ग्रेट आते हैं, और ये जो है कलिंग वॉर लड़ते हैं 261 बीसी में, ठीक है। और कलिंग वॉर से क्या होता है, तो इस वॉर के बाद अशोका ने अपने पॉलिटिकल एंड इथिकल आउटलुक में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। वो जो लड़ाई है करके जब रीजन्स जीतते थे, यहाँ से इस कलिंग वॉर के बाद वो धम्म की पॉलिसी प्रमोट करने लगते हैं, ठीक है, और बुद्धिज्म से एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इस धम्म का पॉलिसी को मतलब प्रमोट करने का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये प्रमाण मिलता है हमारे रॉक एंड पिलर एडिक्ट से, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए मिशंस भी भेजे अब्रॉड में, जैसे कि श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद आता है 185 बीसी, जो कि रिलेटेड है एसेसिनेशन ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बाय पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो फाइनली 185 बीसी में क्या होता है कि लास्ट मौर्यन रूलर का एसेसिनेशन होता है, और किसके द्वारा होता है, पुष्यमित्र शुंगा द्वारा, ठीक है। और मौर्यन अंपायर क्या हो जाता है, यहाँ से डिक्लाइन हो जाता है, और शुंगा डायनेस्टी की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब तो क्रोनोलॉजी याद रखना है मौर्यन अंपायर की क्या है, तो मेन जो रूलर है इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे अशोका आते हैं, अशोका द ग्रेट, ये दो लीडर इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो है डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन होके क्या फॉर्मेशन होता है, सुंगा डायनेस्टी का। ये क्रोनोलॉजी याद रहेगी मौर्यन अंपायर की। तो अब तक हमने मौर्यन अंपायर कवर कर लिया, अब हम आते हैं पोस्ट मौर्यन एंड क्लासिकल एज में, ठीक है। तो देखो, अब इंडिया एक सिंगल पॉलिटिकल अंपायर के अंडर नहीं है, इंस्टेड क्या है, डिफरेंट रीजनल एंड फॉरेन ओरिजिन डायनेस्टी इमर्ज हो रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये कब की बात है, तो अप्रोक्सीमेटली 185 बीसी से 300 सी, ओके। देखो, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मौर्यन अंपायर के बाद पोस्ट मौर्यन एंड क्लासिकल एज के बारे में डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। उसमें से हम देख रहे हैं 185 बीसी में 3 से लेके 300 सी में क्या होता है कि इंडिया जो है एक सिंगल पॉलिटिकल अंपायर नहीं रह गया है, किसी एक पॉलिटिकल अंपायर के अंदर नहीं रह गया। जैसे मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर को क्यों कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट अंपायर, या अशोका द ग्रेट को क्यों द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि उनका अंपायर पूरा एक अंपायर के अंतर्गत बहुत सारे रीजन आ गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो है फ्रैगमेंटेशन हो गया है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्यों हो गया है, फॉरेन इनकर्जन्स के कारण, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है 185 बीसी से 300 सी में। हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक, साकाज,
प्रतिहांस, कुषाण, ठीक है, ये एंड दक्कन में जो है दक्कन में कौन आता है, सतवाहना, ये सब रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग फॉरेन पावर्स होते हैं जो कि इंडिया में एंटर करते हैं, जैसे कि सतवाहना साउथ में करते हैं दक्कन में, और नॉर्थ में आपके इंडो ग्रीक, साकाज, प्रतिहान, कुषाण, ये सब इसी पीरियड में आते हैं, ठीक है। और सिल्क रूट ट्रेड भी होता है, फ्लोरिशिंग सिल्क रूट ट्रेड भी इसी वक्त होता है 185 बीसी से 300 सी, यानी इंडिया जो है इंक्रीजिंगली सेंट्रल एशिया और वाइडर यूरोशियन ट्रेड नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहा था इस वक्त, ठीक है, होता जा रहा था और ज्यादा। देन आता है 78 सी, ठीक है। तो 185 बीसी से 300 सी में पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में याद रखना फ्रैगमेंटेशन हो गया था, अब कोई सिंगल पावर नहीं थी, अब डिफरेंट डिफरेंट रीजनल पावर्स इमर्ज हो गई थी, जो कि फॉरेन पावर्स मोस्टली जो है आके हमारे यहाँ पे रूल कर रही थी, इंडो ग्रीक, साकाज, प्रतिहान, कुषाण एंड सतवाहनास, ठीक है। उसके बाद इसी पीरियड में सिल्क रूट का भी फ्लोरिश हो रहा था, सिल्क रूट से हम ट्रेड कर रहे थे, यूरेशियन ट्रेड और सेंट्रल एशिया का ट्रेड जो है और वाइडर हो रहा था। देन सेकंड पीरियड आता है 78 सी, 78 सी में क्या होता है, कनिष्क, कनिष्क एक इंपॉर्टेंट डेट है 78 सी का। कनिष्क, देखो कनिष्क जो है वो कुषाण रूलर थे, ठीक है। साका एरा यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है, एंड बुद्धिज्म जो है वो भी पेट्रोन, मतलब बुद्धिज्म भी है वो भी फैलती है, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है 78 सी के दौरान। देखो ट्रेडिशनली कनिक्स का जो है कि एसोसिएशन से साका एरा जो है एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। और कनिष्क जो है वो कुषाण रूलर थे, मतलब कनिष्क का जब एसोसिएशन होता है तब जो है साका एरा बिगन होता है, ठीक है। और कनिष्क जो है कुषाण रूलर थे, मतलब कुषाण डायनेस्टी जब एंड होती है तब साका एरा जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड थे किससे, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार से एसोसिएटेड थे, बुद्धिस्ट आर्ट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड थे जो कनिष्क रूलर थे, ठीक है। एंड वो इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक सेंटर भी इन्हीं इसी टाइम पीरियड में डेवलप होती है 78 सी में, जो कि है गंधार एंड मथुरा का आर्ट स्कूल भी जो है इसी टाइम फ्लोरिश होता है। तो याद रखना कि जो कनिष्क हैं वो कुषाण रूलर थे, उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया, इन्हीं के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है। एंड गंधार एंड मथुरा आर्ट भी इन्हीं के टाइम में पैरेलली बहुत ज्यादा ही डेवलप होता है, फ्लोरिश करता है। देन आता है हमारा 320 सी, गुप्ता अंपायर। 320 सी में क्या आता है, गुप्ता अंपायर। गुप्ता अंपायर में क्या होता है, तो अब हम एंशिएंट इंडिया के जो है क्लासिकल फेज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है गुप्ता अंपायर की स्टार्ट होती है 320 सी में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो गुप्ता अंपायर के फाउंडेशन को कंसोलिडेट करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है फाउंड करते हैं गुप्ता अंपायर, ठीक है। फिर आता है कौन, फिर आते हैं 335 और 375 सी के बीच में समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इनकी जो है एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन का जो है एविडेंस मिलता है हमें समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें क्या मिलता है कि एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए होते हैं, और ये आते हैं समुद्रगुप्त अप्रोक्सीमेटली 335 से 375 सी में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इन्हीं से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से ही, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्ड करती है इनकी अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ऑफन पावरफुल कनकरर के रूप में भी याद किया जाता है, ठीक है। और इन्हें एक उपाधि दी जाती है, अगर क्वेश्चन पूछ दे नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो हमारे समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। देन आता है 380 टू 415 सी का टाइम पीरियड, ठीक है। और इसमें कौन आता है, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, जो कि विक्रमादित्य भी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 380 टू 415 सी में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य आते हैं। ये पीरियड जो है गुप्ता पॉलिटिकल पावर के जेनिथ से एसोसिएटेड है, मतलब एकदम गुप्ता पावर अपने चरम पे था, गुप्ता जेनिथ, ठीक है, इससे एसोसिएटेड है, चंद्रगुप्त का सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी ब्रॉडर गुप्ता पीरियड को ऑफन हम क्लासिकल एज या गोल्डन एज के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। गुप्ता एज का चरम या जो गुप्ता एज की जिनित या गोल्डन एज जिसे कह सकते हो, वो किस टाइम पीरियड में था, 380 टू 415 सी में, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और इम्पोर्टेंट नेम कौन कौन से आते हैं इनके पीरियड में, इनको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इसमें फ्लोरिश हुई थी। तो जैसे कि आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है इसी टाइम पीरियड में, इन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ही
एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें डेवलप की थी। फिर कालिदास आए थे जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर्स लिखे थे। फिर फाहियान आए थे, चाइनीज ट्रैवलर, जिन्होंने अपने फॉरेन अकाउंट में मेंशन डिस्कस किया है अबाउट इंडिया। ठीक है, एंड चंद्रगुप्त सेकंड की जो राजकोट कह सकते हो, उसके बारे में अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में लिखा है। ठीक है, देन अजंता की पेंटिंग जो है, अजंता की पेंटिंग जो है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक नालंदा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। अजंता के पेंटिंग्स के बारे में नालंदा जो है वो, इसको भी इम्पोर्टेंस मिलती है और ज्यादा चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य के टाइम में। ठीक है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं गोल्डन एज। ठीक, देन डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बारे में बात करें, 550 सी, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता। ठीक है, तो गुप्ता अंपायर जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है किसके प्रेशर में? फ्रॉम हुन इन्वेजन के प्रेशर में। अप्रोक्सीमेटली 550 सी के अराउंड गुप्ता अंपायर जो है डिक्लाइन करता है। इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेशर किसके थ्रू आता है? हुना इन्वेजन से। ठीक है, तो गुप्ता जो है वो राइज कब होता है? और गुप्ता के राइज होने से क्लासिकल कल्चरल डेवलपमेंट होता है, और हुना जो थे उनके इन्वेजन के, उनके प्रेशर के कार्य जो गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन हो जाता है। देन आता है 606 से 647 सी का टाइम पीरियड, जिसमें हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। ठीक है, गुप्ता के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रूलर इमर्ज करता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, और इसका सेंटर क्या था? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन का सेंटर क्या था? कन्नौज। हर्षा को जो है वन ऑफ द लास्ट मेजर रूलर से एसोसिएट किया जाता है, जो कि ब्रॉड नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल स्पेयर में माना जाता है इनको। ठीक है, एंशियंट पीरियड में हर्षा को जो है लास्ट मेजर रूलर से एसोसिएट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट सोर्सेस कहाँ से मिलती हैं कि हर्षा जो है लास्ट मेजर रूलर थे? तो हर्ष चरित्र से, जो हर्ष चरित्रा करके है, रिटन जो है बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्रा को लिखा था। इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है कितने बड़े रूलर थे। ठीक है, एंड चाइनीज ट्रैवलर जो है जू जैंग, युआन त्सांग कह लो या जू जैंग कह लो। ठीक है, हर्षा के पीरियड में इंडिया में जू जैंग जो है वो विजिट करते हैं और नालंदा के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओवरऑल क्या कहते हैं एंशियंट इंडिया का टाइम पीरियड पोस्ट मॉडर्न तक। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्ली मेडाइवल रीजनल किंगडम ट्रांजिशन टू मेडाइवल पीरियड के बारे में। ठीक है, सो अर्ली मेडाइवल पीरियड में हम डिफरेंट इवेंट्स को कवर करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा 600 से लेके 1192 सी तक। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड जो है वो ट्रांजिशन पीरियड है एंशिएंट से मेडवल पीरियड के बीच का जो पीरियड है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एंशिएंट इंडिया का जो है एंड जो है वो पास आ रहा है और मेडवल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हमने हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा इससे पहले पीरियडाइजेशन का, जिसमें हमने देखा कि हिस्ट्री में कोई भी हार्डकोर बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कि आज से मेडवल है, आज से एंशिएंट है। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है, ग्रेजुअली डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसी में जब हम देखते हैं अर्ली मेडवल पीरियड, जो कि रीजनल किंगडम से रिलेटेड है, और इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि इसमें डिफरेंट जो है मल्टीपल रीजनल किंगडम जो है वो डेवलप होते हैं अर्ली मेडवल पीरियड में। ठीक है, और अर्ली मेडवल पीरियड में मल्टीपल रीजनल किंगडम तो डेवलप ही होते हैं। इसीलिए जो है हम हर्षा के बाद जो है सडनली ये नहीं कहते हर्षा का पीरियड जैसे खत्म होता है कि एंशिएंट इंडिया फिनिश हो गया एंड मेडवल इंडिया स्टार्ट हो गया। नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि हर्षा के बाद जो है धीरे धीरे जो है डिफरेंट रीजनल किंगडम डेवलप होते हैं एंड हम जो है ट्रांजिशन होते हैं मेडाइवल पीरियड में। कैसे होंगे ट्रांजिशन? मैंने क्या बताया था कि जब हम देखेंगे कि जैसे जैसे कल्चर या रूलर्स या रूलिंग अथॉरिटी चेंज होंगी, वैसे वैसे हमने पीरियडाइजेशन उस हिसाब से कर दिया है। ठीक है, तो अभी अर्ली मेडवल पीरियड में रीजनल किंगडम्स थे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रॉपरली मेडवल पीरियड कंसिडर करते हैं तो हम तुर्किश रूल से करते हैं, जो जिसे हम दिल्ली सल्तनत में काउंट करते हैं। तो वहां से हम प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं अपने हिस्ट्री में मेडाइवल पीरियड का। ठीक है, चलो अभी समझ आ जाएगा। 600 से 1200 सी में मैंने क्या कहा कि अर्ली मेडाइवल पीरियड में क्या हो रहा है कि मल्टीपल रीजनल किंगडम डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, एक तो मेजर पावर कौन कौन से थे? एक हर्षवर्धन का जो था वो मेजर पावर थे, गुप्ता अंपायर एक मेजर पावर
के तौर पे था। और क्या कहते हैं, हमारा मगध एम्पायर जो था वो मेजर पावर के रूप में था, जो एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे मेजर पावर्स जो होती हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं। हर्षवर्धन के बाद जो है, हर्षवर्धन जो थे लास्ट मेजर पैन नॉर्थ इंडियन एंशियंट रूलर थे, ठीक है। उनके बाद जो है धीरे धीरे छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स डेवलप होते हैं उनको हम एक अर्ली मेडाइवल पीरियड में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन हो रहा है हमारे। तो क्योंकि इसके बाद जो है कल्चर क्या होगा, टोटली चेंज होगा, क्योंकि टर्किश जो रूल है वो आएगा हमारे इंडिया में, ठीक है। तो चलो देखते हैं 600 से 1200 सी तक हम देखेंगे कि ट्राइपाटाइट स्ट्रगल होता है, ठीक है, फॉर कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के लिए ट्राइपाटाइट स्ट्रगल होता है, और किनके बीच में, प्रतिहारा, पालाज एंड किसके बीच में, राष्ट्रकूटा के बीच में, ठीक है। तो तीन पावर्स देख लो, रीजनल पावर तीन है, कौन कौन सी, पीपीआर, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये रीजनल पावर्स थी जो जगह जगह पे रूल कर रही थी हमारे कंट्री में। जैसे कि प्रतिहारा जो है नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, पालास जो है बंगाल और बिहार के रीजन में रूल कर रहे थे, एंड राष्ट्रकूटा जो है वो दक्कन में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो है वो वॉर चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था, किसके लिए, कन्नौज के पॉलिटिकल पावर के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ट्राइपाटाइट स्ट्रगल, ठीक। इसके बाद आता है 300 से 1279 सी, ठीक है। इसमें जो है चोला अंपायर को हम देखते हैं राइज होते हुए साउथ में, ठीक है। जिसके लीडर कौन थे, जिसके फाउंडर कह सकते हो, या जिसको चोला अंपायर को फाउंड किसने किया है, तो इसके मेजर प्रोमिनेंट लीडर में से थे राजा राज वन एंड राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र चोला, एक मूवी भी आई थी पोनियन सेल्वन करके, उसमें भी देखना चोला अंपायर के बारे में आपको थोड़ा जो है क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये साउथ में जो है चोला अंपायर का हम इमर्जेंस देखते हैं, ठीक है। अर्ली मेडिवल में भी हम कंसिडर करते हैं चोला अंपायर को, फिर हम मेडिवल पीरियड में भी देखते हैं कि चोला अंपायर, सॉरी, एंशियंट पीरियड में भी हम देखते हैं चोला चोला अंपायर रहता है, अर्ली मेडाइवल पीरियड में भी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि आई एम सो सॉरी, चोला अंपायर जो है वो अर्ली मेडाइवल पीरियड में राइज होता है, और मेडाइवल पीरियड में भी हम देखते हैं चोला अंपायर का इमरजेंस अभी भी रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चोला अंपायर के फीचर क्या है, तो चोला अंपायर के पास जो था स्ट्रॉन्ग नेवी था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेवी था चोला एम्पायर के पास। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था रीचिंग साउथ ईस्ट एशिया, मतलब चोला की जो चोला एम्पायर की स्ट्रेंथ थी सिर्फ लैंड एम्पायर तक लिमिटेड नहीं थी। दे डेवलप्ड अ पावरफुल नेवल कैपेबिलिटी एंड देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस जो है साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सटेंड था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, फेम किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना, कि बहुत नया डेवलपमेंट है 73 74th अमेंडमेंट से, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई है। तो वो जो थे चोला अंपायर अर्ली मेडाइवल पीरियड, समझो कि 300 से 1279 सी में उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई हुई है, ठीक है, चोला अंपायर ने। और क्या था उसमें, तो उसमें विलेज असेंबलीज थी, ठीक है, विलेज की असेंबलीज थी, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनमें क्या क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कि उसमें विलेज असेंबली थी, जिसमें उर एंड सभा एंड कुदावली, ठीक है। ये उर एंड सभा जो थे वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे। कुदावली जो था एक इलेक्शन सिस्टम था। तो इस तरह का जो है विलेज असेंबली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था चोला अंपायर में, ठीक है। ये ब्रीफ ग्लिम्स है उनके फीचर के बारे में। सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं चोला अंपायर को स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि चोला अंपायर में बृहदेश्वर टेम्पल डेवलप होता है, जो कि तंजावुर में है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे 8 to 12th सेंचुरी। 8 to 12th सेंचुरी किससे रिलेटेड है, राइज ऑफ राजपूत क्लान से रिलेटेड है, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो कौन कौन से क्लान जो है राइज होते हैं, राजपूत क्लान कौन कौन से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होते हैं, तो चौहान्स, राठौर्स, परमार्स, सोलंकी, ठीक है। तो ये जो भी इस पीरियड में जो है नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में डिफरेंट राजपूत क्लान जो है राइज करते हैं, जिनका नाम हमने अभी देखा, ठीक है। और इस पीरियड में जो 8 to 12th सेंचुरी है, इसमें पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है बहुत हाईली फ्रेगमेंटेड था, ठीक है। और फ्रीक्वेंट इंटरस्टेट वॉरफेयर भी होती रहती थी इस पीरियड में। और इसी बैकग्राउंड से हम मूव करते हैं किसके टुवर्ड द फेमस बैटल ऑफ तराइन की तरफ, ठीक है। देखो इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखो, फ्रेगमेंटेड था, इंटरस्टेट वॉरफेयर भी होती थी फ्रीक्वेंटली। तो इसी बैकग्राउंड को लेते हुए हम पहुंच जाते हैं 1191 to 1192 सी में।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि बैटल ऑफ तराइन जो है किसके किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी के बीच में जो है हमारा बैटल ऑफ तराइन होता है। और 2 बार होता है, फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। पहली बार में जो होता है पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट कर देते हैं मोहम्मद गोरी को। ठीक है, जो 1191 में हुआ, 91 में जो हुआ, उसमें जो है पृथ्वीराज जो है वो क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को जो है हरा देते हैं। लेकिन जो दूसरा 92 में हुआ, 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, इस बार जो है मोहम्मद गोरी जो है डिफीट कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और यही जो है मेजर टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये ओपन कर देता है वे फॉर तुर्किश पॉलिटिकल डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो जाता है, ओपन द पाथ फॉर द तुर्किश रूल एंड द स्टार्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड। और यहीं से जैसे ही हमने बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीतता है, वैसे ही टर्किश रूल का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम कंसिडर करते हैं स्टार्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, और यही से हम एंशिएंट इंडिया के क्रोनोलॉजी फ्रेमवर्क से ग्रेजुअली मेडिवल इंडिया के कन्वेंशनल फ्रेमवर्क की तरफ मूव करते हैं। चलो देखते हैं अपना हमारा मेडिवल इंडिया का कंप्लीट टाइमलाइन। उससे पहले देखो एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं जो अब तक हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी। तो पहले हमने देखा अपना प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड। ठीक है, प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड। देन हमने क्या पढ़ा, प्री हिस्ट्री में हमने प्री हिस्ट्री के बाद हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, वैदिक एज के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिलेट करना है आईबीसी से, इंडस वैली से हड़प्पन कह लो या आईबीसी सिविलाइजेशन। ठीक है, देन हमने पढ़ा उसके बाद वैदिक एज पे हम आए। वैदिक एज के बाद हमारी क्रोनोलॉजी कहाँ पे है, महाजनपदास। ठीक है, हम कहा जाते हैं महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदा के बाद क्या होता है, हम रिलीजियस मूवमेंट कवर करते हैं। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट्स। रिलीजियस मूवमेंट के बाद हम कहाँ आते हैं, हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद हमने क्या अपनी क्रोनोलॉजी में क्या ऐड किया, मौर्यस के बारे में पढ़ते हैं। ये एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन है सब, मौर्यस के बारे में। मौर्य के बाद हमने क्या पढ़ा, पोस्ट मौर्यस के बारे में, पोस्ट मौर्यन के बारे में। पोस्ट मौर्यन के बाद हमने क्या पढ़ा, पोस्ट मौर्यन के बाद हमने गुप्ता एज के बारे में देखा, गुप्ता एज। ठीक है, गुप्ता एज के बाद हमने क्या देखा, गुप्ता एज के बाद हमने पोस्ट गुप्ता देखा, पोस्ट गुप्ता। ठीक है, पोस्ट गुप्ता एज। देन पोस्ट गुप्ता के बाद हमने क्या देखा, अर्ली मेडवल रीजनल पावर्स। अब यहां से अर्ली मेडवल रीजनल पावर्स को हमने देखा। ठीक है, अर्ली मेडवल रीजनल पावर्स। इसके बाद हमने क्या देखा कि साउथ इंडिया में कुछ आते हैं, कुछ नॉर्थ में। अर्ली मेडवल रीजनल पावर में भी हमने 2-3 चीजें देखी। ठीक है, एंड देन आता है 12th हमारा बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, और हम अब आ जाते हैं मेडवल इंडिया के टाइमलाइन पे। ठीक है, तो ये रही हमारी एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन। अब ये भी देख लो कि प्री हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखा था। तो प्री हिस्ट्री में हमने ब्रॉडली किसके किसके बारे में डिस्कस किया था, 1 मिनट। प्री हिस्ट्री में हमने किसके किसके बारे में डिस्कस किया था, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक के बारे में, देन मेसोलिथिक के बारे में, देन न्यूलिथिक के बारे में। न्यूलिथिक के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, चालकोलिथिक के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा था, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन पीरियड। ठीक है, एंड देन वैदिक एज में हमने क्या देखा था, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद क्या आता है, महाजनपदास। महाजनपदास में हमने क्या देखते हैं, मेनली हम राइज ऑफ मगध देखते हैं, राइज ऑफ मगध। ठीक है, राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध के बाद हमने रिलीजियस मूवमेंट में क्या देखा था, महावीर एंड बुद्धा के बारे में। ठीक है, मतलब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में रिलीजियस मूवमेंट में। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं अपने एंशिएंट इंडिया में। देन अलेक्जेंडर जो है 326 बीसी में आता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मौर्यस के बारे में। मौर्यस जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जैसे लीडर के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देन आता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स के बारे में।
देन साकास के बारे में, ठीक है, साका के बारे में, देन प्रति पार्थियंस के बारे में, सॉरी पार्थियंस के बारे में, देन कुषाण के बारे में भी हम पढ़ते हैं। कुषाण के बाद सतवाहना के बारे में, सतवाहना, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देन आता है गुप्ता एज। गुप्ता एज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? गुप्ता एज में हम कवर करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को, देन समुद्रगुप्त को, देन समुद्रगुप्त को, एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं अपने गुप्ता एज में, इन रूलर्स के बारे में। देन पोस्ट गुप्ता आता है, तो पोस्ट गुप्ता में हम हर्षा एंड हुन्स के बारे में पढ़ते हैं, हुनास एंड हर्षा के बारे में, ठीक है। ये जो है पोस्ट गुप्ता में हम पढ़ते हैं। प्रोमिनेंट लीडर जो थे एंशिएंट इंडिया के हर्षा ही थे। देन अर्ली मेडिवल पीरियड आ जाता है, जिसमें हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं, जिसमें हम पालास, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा की कन्नौज के लिए लड़ाई देखते हैं, ठीक है। पहला तो इवेंट ये होता है अर्ली मेडिवल पीरियड में। दूसरा हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में चोला अंपायर इमर्ज होता है, एंड नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है? राजपूत किंगडम्स होते हैं, राजपूत किंगडम्स। एंड देन हम बैटल ऑफ तराइन देखते हैं, किसमें? 1191 टू 1192 बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी,